हेलो दोस्तों, नमस्कार। और पहला डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का भाग 1 में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया कि मुझे बहुत जल्द ही भाग 2 यानी पार्ट 2 पाचन तंत्र का बनाना पड़ा। तो चलिए पार्ट 1 में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम दो तरह, एक तरफ पढ़ते थे एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे तरफ ग्लैंड पढ़ते थे। एलिमेंट्री कैनाल के कहने का मतलब क्या कि वह सभी का सभी अंग जहाँ पे खाना जाता है और खाना का पाचन होता है। तो सबसे पहले उसमें क्या था, सबसे पहला उसमें माउथ कैविटी थी। तो माउथ कैविटी तक हमने पढ़ लिया था। अब माउथ कैविटी से शुरू करना है। कल हमने बताया था कि पाचन तंत्र के अंतर्गत एक तरफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना पड़ता है, दूसरी तरफ हमें ग्लैंड पढ़नी होती थी। एलिमेंट्री कैनाल करने का मतलब क्या हुआ है, सभी का सभी अंग जहाँ खाना जाता है। तो आप बताइए कि सबसे पहले कहाँ खाना जाता है। तो सबसे पहले खाना माउथ कैविटी में जाती है। माउथ कैविटी का हम दूसरा नाम बकल कैविटी, ओरल कैविटी भी मैंने आपको बताया था। माउथ कैविटी को हिंदी में हम मुख गुहा बोलते हैं। माउथ कैविटी को हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। माउथ कैविटी के अंतर्गत हमको दो चीज़ पढ़ना होता था। टीथ को कहते हैं दांत और टंग, जिसे हिंदी में जीभ या जिह्वा कहा जाता है। शुरू करते हैं टीथ से, दांत से। सबसे पहले दांत की स्टडी को क्या कहते हैं? दांत की स्टडी को यानी टीथ की स्टडी को, दांत की अध्ययन को ओडेंटोलॉजी बोला जाता है। दांत की स्टडी को ओडेंटोलॉजी बोला जाता है और दांत की डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है, डेंटिस्ट। और दांत के बारे में क्या क्या जानते हैं? दांतों को दांत दो बार आती है, इसीलिए इसको हम डायफाइकोडोंट कहते हैं। हिंदी में इसे द्विबार दंती बोला जाता है। दांतों का दो बार आना डायफाइकोडोंट कहलाता है, इसीलिए इसको हिंदी में द्विबार दंती कहते हैं। अब दो बार कैसे आता है? एक तो जब हम एडल्ट नहीं होते हैं, 12-14 साल से पहले के होते हैं, तो उस समय हमें मिल्क टीथ आती है। मिल्क टीथ, जिसे हम कहते हैं दूध की दांत। दूध की दांत कितना होता है भाई? 20 होता है। यह दांतें 20 होती है। हम जब 12-14 साल के होते हैं तो उस समय तक इसी को हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? टेम्पररी टीथ, यानी कि वो अस्थाई दांत। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वो अस्थाई दांत। वो अस्थाई दांत। हमने बोला कि जब हम 12-14 साल से पहले के उम्र के होते हैं तो उस समय जो हमारी दांतें आती है वो 12-14 साल तक में टूट जाती है। तो उस 12-14 साल से पहले जो ये 20 का 20 दांत टूटा, इसको हम मिल्क टीथ कहते हैं और इसी को हम अस्थाई दांत भी कहते हैं। बट इसके बाद जो दांत, यही 20 जो टूटी है इसी जगह पे जो आएगी, उस 20 दांत को हम क्या कहेंगे? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। खैर वो बात की बात है, यहाँ समझते हैं। हमने बोला कि डायफाइकोडोंट, जिसे हम हिंदी में द्विबार दंती कहते हैं, इसका मतलब क्या? दांतों का दो बार आना डायफाइकोडोंट कहलाता है। सबसे पहले क्या कि मिल्क टीथ, जो एक बार दूध की दांत आता है। दूसरा परमानेंट टीथ। हम सभी लोग जानते हैं दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। 20 ये अस्थाई दांत और 12 ये परमानेंट टीथ। कितने हो गए? टोटल 32 हो गए। दांतों का दो बार आना डायफाइकोडोंट कहलाता है। तो डायफाइकोडोंट पूछा जाएगा सवाल, मानव शरीर में डायफाइकोडोंट दांतें कितनी होती है? तो 20 बोलेंगे आप। दूसरी सवाल क्लियर होगी कि मानव शरीर में मोनोफाइकोडोंट कितनी होती है? मोनोफाइकोडोंट कितनी होती है? तो ये दांतें जो होती है मानव शरीर में, ये 12 होती है। बता देंगे आप। अब बट जब आपसे पूछा जाए कि अस्थाई दांत कितनी होती है, 20 वो जो कि दूध की दांत थी, उसको टूटने के बाद फिर से उसी जगह पे आया, और 12 वो जो कि जन्मजात है। तो 20-12 कितनी हुई? 32। अस्थाई दांत 32 होती है, परमानेंट टीथ 32 होती है। बट जब पूछा जाए कि डायफाइकोडोंट कितनी होती है, तो 20, और मोनोफाइकोडोंट कितनी होती है, तो 12। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी कि दांत के बारे में। लेकिन अब दांत की प्रकार कितनी होती है, टाइप ऑफ टीथ। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। दांतें
दांतें 4 प्रकार की होती है। दांत कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। आई थिंक आप बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दांत 4 टाइप ऑफ टीथ। दांत की प्रकार 4 होती है। सबसे पहला जिसे हम इंसीजर बोलते हैं और हिंदी में इसे कहा जाता है कृतनक, और ये इंसीजर जो होता है वो 8 होता है। दूसरा कैनाइन होता है। कैनाइन को हिंदी में रदनक बोला जाता है, और ये कितना होता है भाई? तो ये 4 होते हैं। तीसरा प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर को हिंदी में अग्रचवर्णक बोला जाता है। ये कितना होता है भाई? तो ये भी 8 होते हैं। और सबसे लास्ट जो होती है वो मोलर होती है, और मोलर को हिंदी में चवर्णक बोला जाता है, और चवर्णक 12 होती है। कहने टाइप ऑफ टीथ, देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। इंसीजर 8 होती है, कैनाइन 4 होती है, और प्रीमोलर 8 होती है, और मोलर 12 होती है। टोटल कितनी हुई? 32 दांत होगी। ये आपका दांत का 4 प्रकार होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और हो सकती है, तो दांतें कई प्रकार की होती है। एक शब्द और आ जाएगा आपको दांत के स्टडी में, दांत कई प्रकार की होगी। 2 से अधिक हो गया, कई प्रकार के हो गया, तो दांत कई प्रकार की होती है। इसीलिए दांत को विषम दंती भी बोला जाता है। इसीलिए दांत को विषम दंती भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में इसका इंग्लिश होता है हेटेरोडोंट। तो ये एक्स्ट्रा थी कुछ। ये तो आपका हो गया कि दांत की प्रकार 4 प्रकार होगी दांत। मैंने आपको बताया कि अब आप कहेंगे कि सर आप पढ़ा रहे हैं पाचन तंत्र, तो यहाँ दांत को पढ़ाने की क्या ज़रूरत, यहाँ पे टीथ को पढ़ाने की क्या ज़रूरत, यहाँ पे जीभ को पढ़ाने की क्या ज़रूरत। तो मैं आपको बता दूँ कि जब हमने आपको बताया कि डाइजेशन का, पाचन का डिफिनेशन, परिभाषा कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में स्थानांतरण करने की जो प्रक्रिया है उसी को पाचन कहते हैं। तो दांत जो होती है, हम जब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस भोजन को जो है सबसे पहले डाइजेशन, जब भोजन को सबसे पहले दांत हमें काटने और चबाने और उसको पीसना और पीस करके सलाइवा में मिलाने का काम करता है। वह प्रोसेस जिसके द्वारा बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट किया जाता हो, उसी को हम डाइजेशन करते हैं। और डाइजेशन में दांत बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो समझते हैं कैसे। इंसीजर का काम होता है कटिंग करना, जिसको कि हम कहते हैं भोजन का काटना, सीधे बात समझिए, काटना। कैनाइन का काम होता है चीर फाड़ करना, और प्रीमोलर का काम होता है पीसना, भोजन का पीसना। और मोलर का काम होता है चबाना प्लस मिक्सिंग करना, किसमें? मिक्स्ड सलाइवा मतलब क्या? लार। मोलर का काम होता है, मोलर का काम क्या होता है कि भोजन को चबाने के साथ साथ वो सलाइवा मीन्स लार में मिलाता है। तो आप देखें, एक मैंने एप्पल खाया, वो भी भोजन है एक प्रकार का। एप्पल खाते हैं तो पहले उसका क्या होता है? काटा जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, फिर उसको लार में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी दांत जो होती है, ये हमें भोजन को पचाने में, यानी कि बड़े बड़े अणु को तोड़ने में सहायक होती है। चलिए अब हम कुछ, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दांत से बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि दांत का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहली बात तो दांत का हम लोकेशन आपको बता दें, दांत का लोकेशन क्या होता है वो एडजस्ट कर देते हैं। ये दांत दांत दो जॉ में एडजस्ट होती है। ऊपर वाले जॉ को बोला जाता है मैक्सिलरी जॉ, नीचे वाले जॉ को बोला जाता है मैंडिबल जॉ। ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिलरी जॉ, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल जॉ।
नीचे वाले जो जबड़े होते हैं इसको मैंडिबल जो के साथ साथ इसको एक और नाम देते हैं ई मूवेबल जो, ये सॉरी मूवेबल जो, ये मूवेबल होता है। मूवेबल मतलब मूवमेंट करना। जब हम नीचे वाले जबड़ा को ऐसे ऐसे करके घुमा, देखिए आप अपने जबड़ा को घुमा करके देखिए, आपका नीचे वाला जबड़ा जो है वो मूवमेंट करेगा, घूमेगा, हम घुमा सकते हैं। बट ऊपर वाला जो को करिए तो नहीं घुमा सकते हैं। इसीलिए हम मैक्सिलरी जो को हम ई मूवेबल जो भी बोलते हैं। हमने बताया इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। तो ये जो इंसीजर होते हैं, सबसे इंसीजर जो होते हैं 8, ये आगे का 4, 1 2 3 4 ऊपर में और 4 नीचे में, 4 4 8, ये आपका क्या हो गया, इंसीजर हो गया। अब इंसीजर के जस्ट बाद एक इस तरफ एक इस तरफ, तो 1 1 2, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 2 कितना हो गया, 4, क्या होती है, कैनाइन होती है। और कैनाइन के जस्ट बाद में, कैनाइन के बाद 2 इधर 2 इधर, तो 2 2 4, 4 ऊपर 4 नीचे, इस प्रकार कितना 8 हो गया। उसके बाद कैनाइन के बाद 3 इधर 3 इधर, 3 3 6, 6 ऊपर और 6 नीचे, कितनी होगी, 12। ये आपका क्या हो गया, दांत का लोकेशन, टीथ का क्या हो गया, लोकेशन। अब दांत की फार्मूला जो पूछा जाता है, परमानेंट टीथ का फार्मूला बताइए, मतलब अस्थाई दांत का सूत्र बताएं और वो अस्थाई दांत का सूत्र बताएं। ये जो मैंने आपको बनाया था अभी दांत का लोकेशन, मैंडिबल जो और मैक्सिलरी जो, इसको हम 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। दांत को ले ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, 4 भाग में हम जब विभाजित करते हैं तो सबसे पहली बात तो हम लिख दें यहाँ परमानेंट डेंटल फार्मूला। पी से हो गया परमानेंट, डी से हो गया डेंटल, एफ से हो गया फार्मूला, परमानेंट डेंटल फार्मूला और टेम्पररी डेंटल फार्मूला। परमानेंट डेंटल फार्मूला में हम दांत का 4 टाइप होता था, 4 टाइप होता, उसमें इंसीजर कितना होता था, इंसीजर होता था 8, कैनाइन होती थी 4, प्रीमोलर होता था 8 और मोलर होता था कितना, 12, 32 हुई। बट टेम्पररी डेंटल फार्मूला में क्या होता था कि इंसीजर 8 के 8, कैनाइन 4 के 4 और प्रीमोलर 0, मोलर जो है ये 12 ना होकर के 8 होते थे। टोटल 8 8 16 4 20। चलिए आप परमानेंट डेंटल फार्मूला निकालते हैं। हमने आपको बताया कि जो को 4 भाग में विभाजित के, एक ऊपर से एक नीचे से, 4 भाग में विभाजित होगी, बांट दिए। और इस 8 में 8 को इंसीजर को चारों ये कॉलम में 1 1 को रखें, 4 से भाग देंगे तो 2 2 आएगा, 4 से भाग देंगे तो 2 2 आएगा, 4 दूना 8 और 2 2 को हर जगह बांट। इन 8 को चारों कॉलम में बांटना है, 4 को भी चारों कॉलम में बांटिए तो 1 1 आएगा, 1 2 3 4। अब इस 8 को भी चारों कॉलम में बांटेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8। अब इस 12 को हम चारों कॉलम में बांटते हैं तो 3 3 6 3 9 3 12, तो इसमें से 1 उठा लीजिए, यानी कि 21 और 23। ये आपका परमानेंट डेंटल फार्मूला। कहने का मतलब क्या, अस्थाई दंत सूत्र हो गया। 21 23। टेम्पोररी डेंटल फार्मूला निकालते हैं, 4 भाग में विभाजित कर दीजिए, 8 को 2 2 4 2 6 2 8, 4 को 1 1 1, 0 है तो हर जगह 0 ही देना चारों में। और ये 8 हो गया तो 8 को भी विभाजित कर दीजिए आप। आपको बना कितना, 21 0 2, तो ये आपको हो गया 21 0 2। ओ अस्थाई दंत सूत्र। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप इस तरीका से आप लूसेंट वगैरह में, एसपीटी वगैरह में आप याद करते हैं अस्थाई दांत का फॉर्मूला ये और वो अस्थाई दांत का फॉर्मूला ये, अगर आप इस तरीका से बैठाने के लिए एडजस्ट कर दे, बैठाने के लिए सीख जाते हैं तो आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। माउथ कैविटी के अंतर्गत हमने टीथ पढ़ लिया, अब हमको टंग पढ़ना है, जिसको क्या कहते हैं, जीभ।
जिह्वा बोला जाता है हिंदी में। अब बताइए आप टंग के बारे में क्या क्या जानते हैं, जीभ के बारे में क्या क्या जानते हैं। टंग एक प्रकार की, सबसे पहला क्वेश्चन क्रिएट हो सकती है कि टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन। जीभ को पेशीय अंग भी बोला जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। जीभ को संवेदी अंग भी बोला जाता है। तीसरा सवाल क्रिएट हो सकती है, जीभ हमें क्या देती है, टेस्ट देती है। टेस्ट मतलब क्या, स्वाद। चलिए लोग जीभ का चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। अब कैसा स्वाद देता है, जीभ का कौन सा पार्ट हमें किस तरीका का स्वाद देता है उसको समझते हैं। ये सबसे आगे वाला पार्ट जो होती है हमें, ये स्वीट का, स्वीट मतलब मीठा, ये हमें मीठा की स्वाद देती है। और ये बगल वाला जो पार्ट होती है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सारी पार्ट, ये हमें साल्टी, साल्टी मतलब नमकीन, जो हम बिस्कुट वगैरह खाते हैं ना, नमकीन वाला, उसकी स्वाद यही देता है। और जब हम और ऊपर बढ़ते हैं तो ये हमें, ये वाला पार्ट, ये हमें सोवर मतलब खट्टा का स्वाद देता है। और ये वाला जो पार्ट होती है, ये हमें कड़वा का स्वाद देता है। और जहाँ कड़वा खत्म होती है, उसके बाद वाला जो पार्ट होती है, हम जब जिंगर खाते हैं, ओनियन खाते हैं, ये सारा स्वाद हमें, ओनियन मतलब प्याज जो खाते हैं तो उसका स्वाद हमें जीभ का सबसे लास्ट वाला पार्ट देता है। इसी को बोला जाता है माउथ कैविटी। इसी को बोला जाता है माउथ कैविटी। तो समझ गए होंगे कि जीभ एक प्रकार की संवेदी अंग है और ये क्या देती है, हमें स्वाद देती है। कैसी स्वाद देती है, मीठा, नमकीन, खट्टा, प्याज वाला, कड़वा, ये सारी टाइप की जो स्वाद हमें जीभ देती है। हमने रसगुल्ला खाया तो जीभ का जो है ये वाला पार्ट हमें मीठा का स्वाद देगा। हमने बिस्किट खाया तो वो नमकीन का स्वाद ये वाला पार्ट देगा। हमने किसी प्रकार की खट्टा खाया, शोर खाया, उसका स्वाद ये देगा। हम कड़वा, प्याज वगैरह जो भी चीज खाते हैं, वो जीभ का अन्य अन्य भाग जो है अन्य अन्य प्रकार की स्वाद हमें देती है। और तब जाकर के हमें चटनी खाने में हो या बिस्कुट खाने में हो या किसी भी प्रकार की चीज खाने में आया हो तो उसकी स्वाद मिलती है और मैं मजे से चखता हूँ। चलिए, ये रहा आपका टंग। अब माउथ कैविटी के अंतर्गत, जो टंग जहाँ लास्ट हुआ उसी को कहते हैं माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी में जो ग्लैंड होती है, माउथ कैविटी में जो हम आपको बताए थे एक तरफ की हमको ग्लैंड पढ़ना होता है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड होती है। और सलाइवरी ग्लैंड को हम हिंदी में कहते हैं लारीय ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड को हम हिंदी में कहते हैं लारीय ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड हमें क्या बनाती है, सलाइवा। सलाइवा को हिंदी में बोला जाता है लार। सलाइवा को हिंदी में बोला जाता है लार। सलाइवा का जो कंपाउंड होता है, इसके अंतर्गत वाटर, जल 90 to 95% में पाया जाता है। और म्यूकस, इसको कहते हैं श्लेष्मा, ये हमें 5% में पाया जाता है। इसी के अंदर हमको दो चीज पाया जाता है। इसी 5% में हमें दो चीज पाया जाता है। एक होता है लाइसोसोम, इसका हिंदी नाम भी लाइसोसोम ही हुआ। दूसरी होती है हमें जो कि खाना को पचाती है, उसका नाम होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, या इसको हम कह सकते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, माउथ कैविटी के अंदर हमें एक सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में हम कहते हैं लारीय ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड को हम हिंदी में कहते हैं लारीय ग्रंथि। और लारीय ग्रंथि लार बनाती है। लार में दो चीज पाया जाता है, वाटर और म्यूकस, पानी, जल और श्लेष्मा। जल 90 से 95% में पाया जाता है और 5% में हमें म्यूकस के अंतर्गत टाइलिन एमाइलेज एंजाइम और लाइसोसोम पाया जाता है। इन लाइसोसोम का काम होता है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव को मारता है। ये क्या करती है? सूक्ष्म जीव को मारती है। हमने जो खाना खाया, खाना के साथ कोई वैसा पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो हमारे लिए हानिकारक है, जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, उसको लाइसोसोम पकड़ करके एकदम कुच देता है, मड़िए देता है ना। उसके बाद ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है? मैंने आपको एंजाइम वर्ड के बारे में बताया था। एंजाइम क्या करती है? खाना को पचाती है। खाना को क्या करती है? डाइजेशन करती है, पाचन करती है। तो हमने खाना क्या खाया था? हमने 3 चीज खाया था, CPL। C मतलब कार्बोहाइड्रेट, P मतलब प्रोटीन, L मतलब लिपिड। तो ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट की पाचन करती है। कार्बोहाइड्रेट की पाचन कौन करती है? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम से। लिख सकते हैं, टाइलिन नहीं पढ़ना है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। और इसको हम सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी बोल सकते हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एमाइलेज एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम करती है। किसमें करती है? ग्लूकोज में। सर ने बताया, सर ने क्या बताया कि मौत के बेटी में सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड का हिंदी में लाड़ीय ग्रंथि कहते हैं। लाड़ीय ग्रंथि हमें लाड़ बनाती है। लाड़ में सबसे ज्यादा 90 to 95%, 90 से 95% जल पाया जाता है। 5% में म्यूकस होती है, उसी में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होती है और लाइसोसोम होती है। लाइसोसोम का काम होता है सूक्ष्म जीव को मारना। क्वेश्चन क्रिएट हो सकती है, माउथ में, मुख गुहा में लाइसोसोम का काम क्या होता है? तो सूक्ष्म जीव को मारना। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम को माउथ कैविटी में क्या काम होता है? तो एंजाइम वर्ड जैसे आए तो आप समझ जाए वो खाना को पचाने का काम करेगा, एंजाइम या जूस। तो खाना क्या? खाना में तो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स खाते हैं। तो खाना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स खाते हैं। तो माउथ में किसका पाचन होता है? तो माउथ में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ग्लूकोज के रूप में करता है। और यहाँ पे ये 70% में इसका पाचन करता है। करने का मतलब क्या? हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने प्रोटीन खाया, हमने लिपिड्स खाया, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट का पाचन 70% में हो। यानी कि माउथ में, कैविटी में, मुख गुहा में कि कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, प्रोटीन लिपिड से बची हुई है। यानी कि यहाँ पे कुछ क्या है? पचित तथा अपचित खाना को बोलस बोला जाता है। बोलस बोला जाता है। मेरे भाई हमने खाया क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, जिसमें से पाचन किसकी हो गई? कार्बोहाइड्रेट की पाचन हुई। बच गया क्या? प्रोटीन, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट भी कितनी परसेंट में? 70% में है। अभी तो हम खाए थे CPL, लेकिन उसमें से कुछ पाचन हो गई कार्बोहाइड्रेट की, बची प्रोटीन, लिपिड्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे 70% में अगर कार्बोहाइड्रेट पाचन होती है, कुछ तो बचा हुआ है। तो इसीलिए कुछ पचित तथा अपचित खाना को बोलस बोला जाता है। पचित तथा अपचित खाना को बोलस बोला जाता है। कहाँ में? माउथ कैविटी में। तो सवाल ही क्रिएट हो सकती है कि पचित तथा अपचित खाना को मुख गुहा में क्या बोला जाता है? आप उस समय मिस नहीं करेंगे, एकदम टिक लगा करके छोड़ेंगे। चलिए, आपको हो गया माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के तक के अंतर्गत हमें यही सब पढ़ना था। अब इनके बाद माउथ कैविटी के बाद क्या लिखा थे? बताइए जल्दी। माउथ कैविटी के बाद हम आपको क्या लिखाए थे? बता नहीं सकते हैं? नहीं बता सकते तो मैं बताता हूँ। माउथ कैविटी के बाद हम लिखाए थे ईसोफेगस। ईसोफेगस। माउथ कैविटी के बाद हम लिखाए थे ईसोफेगस। ईसोफेगस थोड़ा सा बड़ा लिखे, ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। फूड पाइप, इसे हिंदी में हम गर्सिका बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं भोजन वाली नलिका। भोजन वाली नलिका। अब भाई इसमें क्या होती है? इसमें क्या होती है? ईसोफेगस में कोई ग्लैंड, कोई ग्रंथि वगैरह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसमें पाचन होता ही नहीं। जैसे कि मैंने खाया खाना, आपका ये हो गया माउथ कैविटी। माउथ कैविटी
अब माउथ कैविटी के बाद खाना कहाँ जाएगी? ईसोफेगस में। यहां से हम ईसोफेगस बना लेते हैं। ये रहा आपका ईसोफेगस, यहां से यहां तक गया। यहाँ पे जो माउथ कैविटी में पचित तथा अपचित खाना है, इसको हम क्या नाम दिए थे? बोलस। क्या नाम दिए थे? बोलस। माउथ कैविटी में पचित तथा अपचित खाना को बोलस बोला जाता है। अब इसमें हमें कोई ग्लैंड, कोई ग्रंथि वगैरह पढ़ना नहीं होता, वो इसलिए कि इसमें खाना का पाचन होता नहीं। इसमें होता क्या है? क्या खाना, ये जो बोलस है, बोलस कहने का मतलब जैसे हम बोलस बोले वैसे समझ जाइए कि सी का पाचन 70% में हुआ है, प्रोटीन और लिपिड से बचा हुआ है। कहने का मतलब पचित तथा अपचित खाना। अब ये खाना जो है क्या ऐसे सीधे पाइप के थ्रू चला जाता है? नहीं भाई, यहाँ एक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस कैसे होती है मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाना चाहता हूँ। आपने सांप को देखा होगा, गांव में सांप को देखा होगा या कहीं भी, जिस सांप का नाम है वो हरहरा सांप को जब आप देखते हैं कि बैंग को निगलते हुए, मेढक को निगलते हुए, तो जब वो मेढक को लेता है अपने मुंह के अंदर जब मेढक को लेता है, तो यहाँ अगर उसका वो मेढक भोजन हो गया, फूड हो गया, यहाँ उसका मेढक है पीछे का आ गया, इससे मेढक भोजन से, फूड से पहले वो क्या होगा कि वो उसके अंदर संकुचन पैदा होगी, और जब वो संकुचन होगी तो उसका फूड क्या होगा? आगे बढ़ेगा। फिर पीछे संकुचन पैदा होगी, फूड आगे बढ़ेगा, फिर पीछे संकुचन होगी, फूड आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ माउथ कैविटी में क्या होता है कि माउथ कैविटी से जब बोलस हमारे ईसोफेगस होते हुए स्टोमक तक जाती है, तो माउथ कैविटी के बाद ईसोफेगस में क्या होता है कि एक संकुचन पैदा होती है। खाना यहाँ है तो इसके पीछे संकुचन होगी, संकुचन जैसे होगी तो फूड बढ़ेगा, बोलस बढ़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। हिंदी में भी इसको बोला जाता है पेरिस्टालसिस। सर ने बताया माउथ कैविटी में जो पचित तथा अपचित खाना है, बोलस है, तो बोलस का पाचन ईसोफेगस में नहीं होता है। ईसोफेगस में होता क्या है? ईसोफेगस में ये जो खाना ईसोफेगस होते हुए स्टोमक तक आती है, ईसोफेगस होते हुए स्टोमक तक, आमाशय तक जो आती है, तो ईसोफेगस में एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम होता है पेरिस्टालसिस। तो सवाल क्रिएट हो सकती है कि ईसोफेगस में यानी गर्सिका में, भोजन वाली नलिका में खाना ले जाने वाली जो प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है? तो आप क्या बताएंगे? पेरिस्टालसिस। आई थिंक आप ये बात बता सकते हैं। यहाँ आपका ईसोफेगस खत्म हो गया।